हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे यूजीसी एनटीए नेट के प्रश्न पत्रों के ऊपर कि जो परीक्षा एजेंसी है उसमें जो भी एक्सपर्टीज हैं किस तरह से पेपर को सेट कर रहे हैं और कहां से प्रश्नों को उठाकर पूछा जा रहा है। ठीक है, और जो भी प्रतियोगी छात्र हैं वो किस हिसाब से पेपर की तैयारी करें। तो मुझे लगा कि एनटीए नेट के जो एक्सपर्टीज हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है और कैसे वो पेपर को सेट कर रहे हैं। इसको जो भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जिनको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है या फिर उनके कोई मेंटर नहीं है, उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे चैनल से उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत, पश्चिम भारत से लेकर पूर्वी भारत तक के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। कईयों ने तो कमेंट्स भी किया तो काफ़ी अच्छा लगा, और एक बच्ची ने तो कमेंट्स किया कि मैं केरला की रहने वाली हैं, लेकिन आपका जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र वाला वीडियो हो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये सुनकर मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि जो परीक्षा एजेंसी है एनटीए, वो पेपर कैसे पूछ रही है उस पर बताना बहुत ज़रूरी है। वैसे देखा जाए यूजीसी की प्रश्न पत्र बनाने के इतिहास के बारे में बात करूं तो सन 2012 के पहले यूजीसी खुद पेपर कराती थी और उसका रिजल्ट्स निकालती थी, लेकिन फिर बाद में उसने 2012 के बाद सीबीएसई को हैंड ओवर कर दिया। ठीक है, सीबीएसई के बाद एनटीए को हैंड ओवर कर दिया गया है, और पिछले जो दो प्रश्न पत्र हुए हैं सन 2019 के और 2020 के, वो दोनों पेपर एनटीए के द्वारा कराए गए हैं। तो उन प्रश्न पत्रों को मैंने हल भी कराया है और प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो उसके आधार पर मुझे ये समझने में आसानी हुई कि जो भी पेपर बनाने वाली कमेटी है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसी चीज़ को मैं बताना चाह रहा हूँ आप सभी को। तो ख़ास तौर से मैं बात करूँगा हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसमें भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि 4-5 इतिहास की किताबों से सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, डॉक्टर बच्चन सिंह कृत हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी के हिंदी साहित्य का सरल इतिहास से भी कुछ प्रश्न आ जाते हैं। इसके अलावा पूरा पाठ्यक्रम जो बटा हुआ है उससे प्रश्न आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बातें हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत ही आ जाती हैं। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास पर मैं बात करूं तो आप लोगों को समझने के दृष्टिकोण से मैंने बहुत पहले ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास का सरलता से अध्ययन कैसे किया जाए उस पर चर्चा कर लिया था। और दो तरीके का मैंने वीडियो बनाया, एक क्विक रिवीजन कैसे किया जाए और एक आराम से अगर आपके पास समय हो तो कैसे उसका अध्ययन किया। लेकिन जैसे मैंने पेपर को हल किया और देखा उसके नेचर को, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि एक वीडियो और बनाने की ज़रूरत है। अमूमन जब महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई होती है, आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास हर जगह पाठ्यक्रम में लगा रहता है, और बल्कि उसको कभी बीए पार्ट 1 में पढ़ना रहता है, कुछ पार्ट 2 में पढ़ना होता है, कुछ पार्ट 3 में पढ़ना होता है, फिर पीजी में पढ़ना होता है। लेकिन बहुत कम जगह ऐसी होगी जहाँ पर विधिवत तरीके से इस प्रश्न पत्र की पढ़ाई होती है। बाकी जो भी बच्चे हैं वो सब सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही उसको ठीक से पढ़ते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, ग्रेजुएशन का हो चाहे पीजी का हो, एक तो जो अध्यापक हिंदी साहित्य के इतिहास में रुचि लेते हैं, कई बार वरिष्ठ अध्यापक उनको वो पेपर नहीं पढ़ाने देते हैं अपने मन। वहाँ जैसे आप विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी समस्या ये है कि रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम का बंटवारा नहीं होता है। जो नए आते हैं उनको भाषा विज्ञान दे दिया जाएगा, काव्य शास्त्र दे दिया जाएगा, उसमें से बहुत जिनको रुचि होगी वो पढ़ाते होंगे। बाकी जो पुराने लोग होते हैं वो अपने हिसाब से सिलेबस को ले लेते हैं, ताकि तो फिर दिक्कत होने लगती है। खैर वो तो अलग की बात है। लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दोबारा ठीक से कैसे पढ़ें और जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं कहाँ से पूछे जा रहे हैं, इस पर मैं थोड़ा सा फोकस करना चाह रहा हूँ। जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो आमतौर पर आपने दिमाग में रखा हुआ कि ये 4 कालखंडों में विभाजित है, फला फला खंड है। लेकिन अब जब आप पढ़ने जाइए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा है। इसके साथ ही उन्होंने इसको 24 प्रकरणों में बांटा हुआ है। हर कालखंड में कुछ कुछ प्रकरण हैं जिस पे कि मैं अभी चर्चा करूंगा, क्योंकि प्रकरण से संबंधित भी कुछ सवाल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और आगे पूछे भी जा सकते हैं। तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है कि अगर पूछ लिया जाएगा तो कैसे हम उसको हल करेंगे। 24 प्रकरणों के अलावा कुछ उत्थानों में भी बात किया है उन्होंने, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, इस तरीके से भी
चर्चा उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में किया है, खासतौर से आधुनिक काल के अंतर्गत है। ठीक है, तो अब मैं कालखंड वाइज बात कर लेता हूँ कि आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुल 4 प्रकरणों में विभाजित किया है। ठीक है, प्रकरण 1 में उन्होंने सामान्य परिचय दिया है, प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य के बारे में उन्होंने चर्चा किया है, प्रकरण 3 में उन्होंने देश भाषा काव्य की चर्चा की है और उसी के अंतर्गत उन्होंने वीर गाथा काल नाम भी दिया है और उसका जो समय निर्धारित किया है विक्रम संवत में। ठीक है, विक्रम संवत 1050 से 1375 के बीच में। और फिर जो चौथा प्रकरण है उसका नाम उन्होंने दिया फुटकल रचनाएं, जिसके अंतर्गत विद्यापति, अमीर खुसरो जैसे कवियों को शामिल किया गया है। अब बात करते हैं पूर्व मध्यकाल, जिसको कि भक्तिकाल कहा जाता है। इसको कुल उन्होंने 6 प्रकरणों में विभाजित किया है। प्रकरण 1 है जिसमें कि उन्होंने सामान्य परिचय दिया है, प्रकरण 2 जिसमें कि निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा को रखा है। ध्यान रखिए, हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए कि निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा का जिक्र किस प्रकरण में किया गया है, तो प्रकरण 2 है। प्रकरण 3 में उन्होंने निर्गुण धारा के अंतर्गत ही प्रेमाश्रयी शाखा को शामिल किया गया। ठीक है, प्रकरण 4 के अंतर्गत उन्होंने सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा को रखा है। प्रकरण 5 के अंतर्गत सगुण धारा के अंतर्गत एक कृष्ण भक्ति शाखा को उन्होंने रखा है। फिर प्रकरण 6 के अंतर्गत उन्होंने रखा है सगुण धारा फुटकल खाता। तो आप देख रहे हैं कि सामान्य परिचय के बाद उन्होंने निर्गुण धारा को कई खंडों में बांटा है, खासतौर से 2 खंडों में, और सगुण धारा को 3 खंडों में उन्होंने डिवाइड किया है। तो ये प्रकरण वाइज आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। और भक्ति काल उन्होंने जो नाम दिया है उसका जो समय निर्धारित किया है विक्रम 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर मध्यकाल पर। उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत उन्होंने जिसको कि बाद में रीतिकाल कहा गया, उसको 3 प्रकरणों में बांटा है। 3 प्रकरणों में, प्रकरण 1 में सामान्य परिचय है, प्रकरण 2 के अंतर्गत रीति ग्रंथकार कवि से शीर्षक दिया गया है, और प्रकरण 3 में रीतिकाल के अन्य कवि। और रीतिकाल के अन्य कवियों के अंतर्गत उन्होंने कुल 6 उसके विभाग किए हैं, 6 भागों में उसको बांटा है, जिसमें कि श्रृंगारी, कथा, प्रबंध, वर्णनात्मक, सूक्तिकार, नीति उपदेशक और भक्ति। ठीक है, तो इस तरीके से रीतिकाल का हम देखते हैं। जब आधुनिक काल की बात करते हैं तो आधुनिक काल के अंतर्गत उन्होंने एक शीर्षक दिया, छोटा सा शीर्षक दिया है गद्य खंड। ठीक है, गद्य खंड के अंतर्गत उन्होंने कुल 2 प्रकरणों में बांटा हुआ है, और प्रकरण 1 है सामान्य परिचय और गद्य का विकास, और प्रकरण 2 है गद्य साहित्य का आविर्भाव। ठीक है, तो आदिकाल के गद्य खंड को उन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला जो प्रकरण था गद्य का विकास, और दूसरा प्रकरण है गद्य साहित्य का आविर्भाव। गद्य का विकास के अंतर्गत उन्होंने आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था, ठीक है, जिसमें कि ब्रज भाषा गद्य की बात उन्होंने की है। इसके बाद उन्होंने खड़ी बोली गद्य पर चर्चा की है। ठीक है, तो ये तो गद्य के अंतर्गत हुआ। फिर आगे चलकर एक उन्होंने शीर्षक दिया हुआ है आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। अब इसको उन्होंने कुल 5 प्रकरणों में डिवाइड किया है। अब पहला प्रकरण उसमें क्या है, गद्य का प्रवर्तन, जिसको कि उन्होंने सामान्य परिचय के अंतर्गत रखा है, और इन सब का समय भी उन्होंने अलग अलग ढंग से दिया है, सब विक्रम संवत में है। फिर प्रकरण 2 के अंतर्गत उन्होंने बात की है गद्य का प्रवर्तन, जिसको कि उन्होंने प्रथम उत्थान कहा है। ये चीज़ ध्यान में रखना है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्रथम उत्थान किसके अंतर्गत या फिर किस समय की अवधि को कहा है उन्होंने, तो आप ध्यान में रखिए इसको। प्रकरण 3 के अंतर्गत उन्होंने बात की है गद्य का प्रसार, जिसको कि उन्होंने कहा द्वितीय उत्थान। ठीक है, तो प्रथम उत्थान उन्होंने कहा गद्य का प्रवर्तन, और द्वितीय उत्थान को कहा है गद्य का प्रसार। चौथे प्रकरण में उन्होंने लिखा गद्य साहित्य का निर्माण। ठीक, इसको उन्होंने कुछ नहीं कहा है। 5वें प्रकरण में जो बात की है गद्य की वर्तमान गति, जिसको कि उन्होंने कहा तृतीय उत्थान। ठीक, तो ये तो गद्य खंड की उन्होंने चर्चा की है। इस तरीके से देखा जाए तो गद्य खंड को उन्होंने कुल 7 प्रकरणों में बांटा है, लेकिन पहले 2 प्रकरण में अलग तरीके की उन्होंने बातें की हैं, फिर जो अगले 5 प्रकरण हैं उसमें अलग तरीके से उन्होंने विचार किया है। उसके अंतर्गत प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान की भी चर्चा की है। तो जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे तो मेरी बात
और आपको क्लियर होगी। फिर बात करते हैं आधुनिक काल का जो दूसरा पक्ष है यानी कि काव्यखंड, ठीक है। उस पर जब उन्होंने चर्चा किया है तो इसको कुल 4 प्रकरणों में उन्होंने विभाजित किया है। उन 4 प्रकरणों में पहला उन्होंने दिया काव्यखंड पुरानी धारा, ठीक। दूसरे प्रकरण में उन्होंने बात किया काव्यखंड नई धारा, जिसको कि उन्होंने कहा प्रथम उत्थान। तृतीय खंड में उन्होंने बात किया है काव्यखंड नई धारा द्वितीय उत्थान। और चौथे खंड में उन्होंने बात किया है, चौथे प्रकरण में, कि काव्यखंड नई धारा तृतीय उत्थान। तो इस तरीके से काव्यखंड पर जब वो विचार करते हैं और उसको 4 प्रकरणों में डिवाइड करते हैं, तो पहले में उन्होंने काव्यखंड की पुरानी काव्यधारा पर विचार किया है, लेकिन बाकी जो 3 प्रकरण हैं सब में काव्यखंड नई धारा प्रथम उत्थान, काव्यखंड दूसरी नई धारा द्वितीय उत्थान, काव्यखंड नई धारा तृतीय उत्थान, इस तरीके से उन्होंने चर्चा किया है। और अंत में उन्होंने लिखा वर्तमान काव्य धाराएं। तो इस तरीके से उनका पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी किताब पढ़ने जाइए तो उसकी विषय सूची, उसमें जो भूमिका लिखी गई है उसको एक बार ज़रूर देखने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद है कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जब दोबारा पढ़ने जाएंगे और यूजीसी एनटीए नेट की तैयारी करने जाएंगे खास तौर पे, तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने पूरे वीडियोज लेक्चर को सुना होगा और दोबारा जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने जाएंगे तो मेरी एक एक बात उनके कानों में गूंजती रहेगी। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।